हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वाला प्रतीक यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट ऑर्गेनो रहोडियम रिएजेंट्स के साथ। जनरली इससे पहले हमने आपसे 3-4 टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं इस यूनिट के अंदर, यूनिट फर्स्ट में। जैसे हमने ग्रिग्नार रिएजेंट, ठीक है, सुपर ग्रिग्नार रिएजेंट के बारे में, ऑर्गेनो जिंक रिएजेंट्स के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हमने ऑर्गेनो कॉपर रिएजेंट के बारे में डिस्कशन कर लिया। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनो रहोडियम रिएजेंट। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री का। यहाँ आप आज एक नए रिएजेंट के बारे में सीखने जा रहे हो और जिसको हम एक नए साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। उसका नाम भी हम अभी देखेंगे अभी आगे फर्दर अपने वीडियो के अंदर। और उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो रिएजेंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री इन रेस्पेक्ट ऑफ नेट एंड गेट एग्जामिनेशन। क्योंकि जब आप इस रिएजेंट के बारे में पढ़ोगे, इसकी जो प्रिपरेशन मेथड है, इसकी जो मेनली जो इसकी केमिकल रिएक्शंस हैं जो आपके एमएससी लेवल के सिलेबस में, तो इससे आपको पता लगेगा, आइडिया लगेगा ये रिएजेंट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड में हम लेते हैं रोडियम क्लोराइड। एक्चुअल में रोडियम क्लोराइड नहीं होता, ये हाइड्रेटेड, क्या बोल सकते हैं इसको, हाइड्रेटेड बोल सकते हैं इसको, हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड। क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 H2 के मॉलिक्यूल इस रोडियम क्लोराइड के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड है, ठीक है। इसको आप एक्वस में नॉर्मली बोल सकते हैं। यहाँ क्या जुड़ा हुआ है, हम इससे रिएक्शन करवाते हैं इसकी ट्राईफेनिल फॉस्फीन के साथ। किससे रिएक्शन करवाते हैं, देखिए ये कंपाउंड क्या आपका, ये आपका ट्राईफेनिल ट्राईफेनिल फॉस्फीन, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जर्नली फॉस्फीन क्या होती है, जर्नली फॉस्फीन होती है PH3, ठीक है। PH3 में हम 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं 3 फाइनल ग्रुप से। फाइनल ग्रुप का मतलब आप आई थिंक इतना तो आपको आइडिया होगा ही, ये आपका फाइनल ग्रुप होता है नॉर्मली, ठीक है। तो ये फाइनल ग्रुप होता है, उससे हम क्या कर देते हैं, इन 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देते हैं इस फॉस्फीन को। जनरली फॉस्फीन का फॉर्मूला PH3 होता है, 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस करके 3 फाइनल ग्रुप लगा देते हैं, तो ये बन जाता है ट्राईफेनिल फॉस्फीन। तो यहाँ हम हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं ट्राईफेनिल फॉस्फीन के साथ, जिसको मेनली क्या किया जाता है, हीट किया जाता है और प्रेजेंस होती है एथेनॉल की, और आपको ऑब्टेंड होता है एक ये कंपाउंड। जहाँ आपको दिख रहा है कि रोडियम से 3 जुड़े हुए हैं ट्राईफेनिल फॉस्फेन ग्रुप, और आपको मिलेगा एक क्लोरीन ग्रुप या एक क्लोराइड ग्रुप रोडियम से। इस कंपाउंड का आईपैक नेमिंग जो आपको होगा, आईपैक नेमिंग आप बोल सकते हो। यहाँ आपको ट्राईफेनिल फॉस्फेन के 3 ग्रुप दिख रहे हैं, तो हम यूज़ करेंगे ट्राई, ट्राई वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आपको अंदर दिख रहा है ये ट्राई है, ये 3 ग्रुप कौन से हैं, ट्राईफेनिल फॉस्फेन ग्रुप से, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ट्राईफेनिल फॉस्फेन, इसको आप लिख सकते हो ट्राईफेनिल फॉस्फेन, ठीक है। यहाँ तक तो लिगेंड, अच्छा एक और लिगेंड जुड़ा हुआ है क्लोरीन, तो इसके लिए आप क्या यूज़ करो, क्लोरो वर्ड यूज़ करने वाले, क्लोरो। और मेटल आपकी रहोडियम है, तो यहाँ पे आप क्या लिखने वाले हो, रहोडियम, ये आपको ध्यान रखना। तो ये हो गया इसका इफेक्ट नेमिंग। ट्राई, 3 ट्राईफेनिल फॉस्फेन ग्रुप्स होने की वजह से ट्राई वर्ड यूज़ किया गया। और देन जो लिगेंड्स कौन कौन से लिगेंड आपका है, एक तो ट्राईफेनिल फॉस्फेन लिगेंड है और एक क्लोरो लिगेंड है, तो मेटल है आपका रहोडियम। तो ये इसका होगा इफेक्ट नेमिंग। जनरली यहाँ जो आपको हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड दिख रहा है, उसमें से क्या होता है, मेनली क्या होते हैं आपके, कुछ क्लोरीन यहाँ से रिप्लेस होते हैं, और ट्राईफेनिल फॉस्फेन्स के 3 मोल। आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ पे ट्राईफेनिल फॉस्फेन को एक्चुअल में क्या होता है, एक्सेस में यूज़ किया जाता है। किसमें यूज़ किया जाता है, एक्सेस में। जनरली मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 3 मोल, लेकिन मेनली इसके आपको दिख रहा है 3। अगर रोडियम से 3 ट्राईफेनिल फॉस्फेन जुड़े हुए, इसका मतलब एटलीस्ट 3 ट्राईफेनिल फॉस्फेन का तो यूज़ किया गया है इस रिएक्शन के ड्यूरिंग। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ, अगर 2 से ज़्यादा मोल यूज़ किए जाते हैं किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी आप सॉल्वेंट वगैरह जो भी ऐड करते हो, या फिर जो आपका रिएक्टेंट होता है, तो इसका मतलब वो एक्सेस में प्रेजेंट आपका यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली क्या होता है, ये ट्राईफेनिल फॉस्फेन एक्सेस में प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, रोडियम से जुड़े हुए 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन को रिप्लेस करता है, और फर्दर यहाँ पर मेनली आपके 3 ट्राईफेनिल फॉस्फेन्स यहाँ पर आकर अटैच होते हैं। साथ में आप यहाँ पे देख सकते हो कि अब ये मोलिक्यूल हाइड्रेटेड भी नहीं रहा, ये मोलिक्यूल अब हाइड्रेटेड भी नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो आपको यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है, जिसको मैं जनरली इस टाइप से रिप्रेजेंट करूँगा, थोड़ा सा देखिएगा। जनरली जो इसका रिप्रेजेंटेशन मैं कुछ इस तरीके से करूँगा, ये ट्राईफेनिल फॉस्फेन होगा, ये रोडियम होगा, और ये इसका मैं जनरली इसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और यही जो आपका रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स होता है, ये रोडियम का जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसी को हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट, जो आपको ध्यान रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये एक रोडियम का एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ रोडियम 3 ट्राईफेनिल फॉस्फेन के साथ जुड़ा हुआ और एक क्लोरीन लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, और इस कैटलिस्ट कहलाता है विल्किंसन कैटलिस्ट, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटल रिएजेंट यहाँ पर होता है, ठीक है, पहले थिंग।
यहाँ से और क्या क्या बातें आप ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिएगा यहाँ बोल सकते हो कि रहोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, रहोडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपकी रहोडियम की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्यों? क्योंकि रहोडियम से चाहिए ट्राइफेनिल फॉस्फेट लिगेंड हो, चाहिए ट्राइफेनिल फॉस्फेट लिगेंड है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जबकि क्लोरीन होते हैं, क्लोरीन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, -1 चार्ज कैरी करता है। तो ओवरऑल आप बोल सकते हो यहाँ से जब रहोडियम मेटल पे चार्ज निकालोगे तो रहोडियम पे चार्ज कैसा आ जाएगा, +1 चार्ज यहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि रहोडियम जो यहाँ पर है विल्किंसन कैटलिस्ट में, रहोडियम जो है आपका वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑब्जर्व होता है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ जहाँ आप ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में चीज़ और सीखते हो, टोटल इलेक्ट्रॉन चेकआउट करना। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन चेक करना। तो टोटल जो आपके यहाँ पर रहोडियम के टोटल वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मैं कितने बता सकता हूँ, देखिएगा रहोडियम खुद है। ठीक है, रहोडियम के लिए आप चेक कर सकते हो, रहोडियम में क्या होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में। ठीक है, आप चेक कर सकते हो रहोडियम में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर सेल में। ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, तो मैं बोल सकता हूँ एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन के लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट हो सकते हैं। ठीक है, और एक आपको दिख रहा है क्लोरीन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कौन डोनेट करेगा, क्लोरीन, तो एक होगा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से टोटल आप बोल सकते हो यहाँ पे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन आपको ऑब्जर्व होते हैं, यानी विल्किंसन कैटलिस्ट एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जहाँ रहोडियम मेटल होती है आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये दो इंपॉर्टेंट अलग थिंग बात है जो मैंने आपसे यहाँ पे डिस्कस की विल्किंसन कैटलिस्ट के बारे में। तो टोटल ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, रहोडियम आता है, रहोडियम आपके 9 नंबर पे आता है। ठीक है, जैसे आपका कोबाल्ट आता है, ठीक है ना, सेम कोबाल्ट के जस्ट नीचे आपका कौन सा आता है, रहोडियम मॉलिक्यूल आता है। ठीक है, कोबाल्ट आपका होता है 29 पे, जिसका आउटर सेल में टोटल 27 पे आता है, जहाँ उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 9 होते हैं। तो जितने कोबाल्ट के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उतने ही रोडियम के भी होंगे, क्योंकि ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट हैं। ठीक है, तो रोडियम के आउटर सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है। ट्राइफेनल फॉस्फीन जो आपका है ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। कितने इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। कैसे पता करोगे ये भी चलो आप थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा, फॉस्फोरस हो नाइट्रोजन हो ट्राइवेलेंट होते हैं मेनली। ठीक है, तो यहाँ पर फॉस्फोरस ने क्या किया, फॉस्फोरस के आउटर सेल में टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 5 में से इसने क्या किए, एक इलेक्ट्रॉन के साथ तो बॉन्ड बना लिया एक पैनल के साथ, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया दूसरी पैनल को, तीसरा इलेक्ट्रॉन इसने तीसरी पैनल के साथ बॉन्ड बना लिया। अब बचे इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एज ए लॉन पेयर। तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है, जो भी रहोडियम मेटल होता है उसको डोनेट कर देता है। ये तो एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन की बात हुई, यानी एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो 3 ट्राइफेनिल फॉस्फीन टोटल 6 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि रोडियम खुद के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे। देखिए, खुद के पास 9 इलेक्ट्रॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन किसने दे दिए, 3 ट्राइफेनिल फॉस्फेन्स ने दे दिए, और एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन कौन देगा, क्लोरीन। ठीक है, तो क्लोरीन सिंगल वैलेंट होता है, तो क्लोरीन पहले अपनी वैलेंसी कंप्लीट करता है। तो क्लोरीन जितने भी हैलोजेंस होते हैं सब एक इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं मेनली, जब वो एक ही मेटल से जुड़े हुए। ठीक है ना, वो डिपेंड करता है इनकी हेप्टेसिटीज़ वगैरह जो आप पढ़ते हो। आप मेरा वीडियो लेक्चर देख सकते हो, मैंने ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के 2-3 लेक्चर्स डाले थे नेट गेट के लेवल के, तो वहाँ पर आप इनकी हेप्टेसिटी, ठीक है, मेटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक मेटल किस टाइप से डोनेट कर सकता है, ब्रिजिंग लिगेंड्स, ये काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने वहाँ पे सिखाई। तो आप चाहो तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री के मैंने वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं, वहाँ से आप ये चीज़ें सीख सकते हो। तो यहाँ तो ओवरऑल मैंने बात कर ली कि आपका विल्किंसन कैटलिस्ट फॉर्मेशन होता है हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड के थ्रू, जब आप ट्राइफेनिल फॉस्फेन की रिएक्शन करवाते हो एक्सेस में। ठीक है, जब आपका ट्राइफेनिल फॉस्फेन क्या हो, एक्सेस में हो, हीटिंग उसको बॉयल किया जाए किसके साथ, हाइड्रेटेड रोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तब आपका बनता है विल्किंसन कैटलिस्ट, या फिर मैं बोल सकता हूँ ट्राइफेनिल फॉस्फीन क्लोरोरहोडियम, जो कि विल्किंसन कैटलिस्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और जहाँ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। ये बात आपको ध्यान में। ये तो आपकी मेन बात हुई ऑर्गेनोरहोडियम रिएजेंट्स की, क्योंकि आप अब इसी रिएजेंट के बारे में पढ़ने वाले हो कि किस टाइप से रिएक्शन देगा। तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विल्किंसन कैटलिस्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब मैं बात करता हूँ आगे इसकी केमिकल रिएक्शन की, कि क्या क्या केमिकल रिएक्शन ये विल्किंसन कैटलिस्ट देता है। सबसे पहले जो इसकी केमिकल रिएक्शन आएगी वो देखिए हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस, और सबसे पहली केमिकल रिएक्शन होगी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। देखो पहला वर्ड आपका आ रहा है हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब यहाँ आप क्या होने वाला है, H2 ऐड होने वाला है। H2 का हम क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, H2 का हम ऐड करेंगे किसके ऊपर, एल्कीन्स पर और एल्काइंस पर ऐड करने वाले हैं। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल में आपको दिखेगा एक नॉर्मल एल्कीन है, एक सिमेट्रिक एल्कीन आपको दिख रही है।
और मैंने रिएक्शन कराई विल्किंसन कैटलिस्ट की, और मैं करवा रहा हूँ हाइड्रोजनेशन, तो मैं साथ में क्या ऐड करने वाला हूँ, प्लस H2। ठीक है, तो ये क्या करता है, मेनली इस एल्कीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, एल्केन में। देखिए यहाँ डबल बॉन्ड था, अब यहाँ पर क्या आ चुका है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ कार्बन पे एक हाइड्रोजन था, यहाँ भी कार्बन पे एक हाइड्रोजन, अब यहाँ पर आ चुके हैं दो दो हाइड्रोजन, यहाँ पे आपको दो दो हाइड्रोजन शब्द जरूर हो गए। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि एल्कीन को कन्वर्ट कर देगा एल्केन में। तो आप मेनली इसके मैकेनिज्म पे फोकस ना करके आप ये ध्यान रखो कि एक्चुअल में विल्किंसन कैटलिस्ट का काम क्या क्या है, किस किस स्टेप से वो वर्क करता है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। कि हर जगह मैकेनिज्म आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन हर जगह इसी आपके लिए वैलिड नहीं होती है। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि कौन सा रिएजेंट क्या वर्क कर रहा है, क्या क्या रिएक्शंस दे सकता है, किन किन रिएजेंट से कैसे कैसे अभिक्रिया या रिएक्शंस दे सकता है, इसका आपको आइडिया होना चाहिए। सेकंड में रिएक्शन की बात करता हूँ। सेकंड रिएक्शन में आपको क्या दिखेगा, मैं आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल्स यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। देखिएगा जो अपने आप में विशिष्ट हों, जो अपने आप में अलग हों। देखिएगा यहाँ पर आपको दिख रही है एक ये एल्किन और एक आपको ये एल्किन दिख रहा है। माइंड में आ रहा हो कौन सी एल्किन को विल्किंसन कैटलिस्ट हाइड्रोजनेटेड करेगा, ठीक है, उसका हाइड्रोजनेशन करेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है जो आपका विल्किंसन कैटलिस्ट है, जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, हाइड्रोजनेशन हम रिएक्शन हम करवा रहे हैं, वो इस वाली एल्किन का हाइड्रोजनेशन कर रहा है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो लेस सब्स्टिट्यूटेड जो आपकी डबल बॉन्ड हो रही है वो यहाँ पर हाइड्रोजनेटेड हो रही है। तो ध्यान रखना, हमेशा 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 ध्यान रखना, विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन्स को पहले हाइड्रोजन कर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है, देखो ये कार्बन है, ये डाई सब्स्टिट्यूटेड है, एक बॉन्ड इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इस साइड में इस कार्बन पर इधर बना रहा है। क्योंकि यहाँ जो कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ सॉरी, यहाँ जो आपका कार्बन एटम प्रेजेंट है, ये कार्बन एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन इधर जुड़ा हुआ है, यानी ये जो कार्बन है ये सब्स्टिट्यूटेड है ही नहीं एक्चुअली में, आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या ऑब्जर्व हो रहा है, ये वाला जो कार्बन है ये इधर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है और इधर भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला जो कार्बन है एल्कीन का, एल्कीन का ये वाला कार्बन है इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब आपकी ये जो एल्कीन है ये तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड है, एक सब्स्टिट्यूटेड यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है। जबकि ये वाली जो आपको एल्कीन दिख रही है ये सिर्फ यहाँ यहाँ दो ही जगह सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ कोई भी टाइप का सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी वो विल्किंसन कैटलिस्ट द्वारा पहले हाइड्रोजनेटेड होगी, तभी अब आपको प्रोडक्ट के फॉर्म में ये आपको प्रोडक्ट मिलता है। तो यहाँ जरूरी नहीं है आपको मैकेनिज्म की नीड की, लेकिन अभी फर्दर मैं डिस्कशन करना चाहूँगा आपकी इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे ये एल्कीन से रिएक्शन करता है। और यहाँ इस मैकेनिज्म से आप बहुत नए टर्म्स को सीखने वाले हो, हालांकि वो टर्म्स में भी आपके लिए नई होंगी, लेकिन जब आप नेट गेट के लिए तैयारी करोगे तो आप उनको ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री में सीखने वाले हो, जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन, माइग्रेटरी इंसर्शन, बीटा हाइड्राइड एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी टर्म्स आप सीखने वाले हो, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये कुछ ऐसी 4-5 प्रॉपर्टीज़ या ऐसी 4-5 प्रोसेस होंगी जो आपकी ऑर्गेनोमेट्रिक रिएक्शन मैकेनिज्म को बूस्ट करती हैं, ठीक है, और वो आपको आनी भी चाहिए। लेकिन फर्दर आप इन चीज़ों को आगे सीख लोगे जब आप नेट गेट के लिए प्रिपेयर करो। यहाँ भी मैं डिस्कस करना चाहूँगा, देखिएगा ये मैकेनिज्म किस टाइप से हुई होगी। सबसे पहले मैं लेता हूँ रोडियम का कॉम्प्लेक्स। जो आपका रोडियम क्लोराइड कॉम्प्लेक्स है ये किसी बेंजीन से रिएक्शन करता है, सॉरी आई एम सॉरी, सबसे पहले क्या करता है, ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है। अब ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करने से पहले आपको पता है रोडियम खुद क्या है, रोडियम 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है और +1 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। पूरा कॉम्प्लेक्स 16 इलेक्ट्रॉन रखता है और रोडियम में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हमने भी डिस्कस किया। हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए इसके पास स्पेस नहीं रहता है, ठीक है, पहली थिंग तो ये बात। तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी आपको ट्राइफेनिल फॉस्फीन यहाँ पे दिख रही है, सॉरी बनाने में मिस्टेक हो गई, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, ठीक है, ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ ट्राइफेनिल फॉस्फीन दे दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होता है कि एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन यहाँ से रिमूव होती है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन यहाँ से स्पेस कर जाती है। जैसे स्पेस करती है देखिए किस टाइप का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, यहाँ एक अदर वाली ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, यहाँ क्लोरीन है, और यहाँ का बनता वैकेंट साइट हो जाती है। अब अगर आप इस कैटलिस्ट को यहाँ पे चेक करो, इस रीजन को आप चेक करो, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि रोडियम +1 में तो अभी भी है, लेकिन अब ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं, अब एक्चुअल में इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस सेल, क्योंकि एक ट्राइफेनिल फॉस्फीन को मैंने बाहर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हमें एक हाइड्रोजन को ऐड करना है। अब एक हाइड्रोजन को अगर ऐड करना है, H2 को ऐड करना है, तो स्पेस बनाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कितने, हाइड्रोजन एक होता तो मैं क्या करता, हाइड्रोजन एक का मतलब तो एक इलेक्ट्रॉन होता उसके पास। अब H2 के पास उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी न किसी 2 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज को ही यहाँ पर रिमूव करना होगा। हम यहाँ पर Cl को इसी वजह से रिमूव नहीं कर पाते क्योंकि Cl सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है,
ठीक है। जबकि ट्राइफेनल फॉस्फीन्स जो आपको दिख रही हैं, ये ट्राइफेनल फॉस्फीन्स जो आपको दिख रही हैं, इनके पास ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से सिर्फ एक ही पीपीएस3 को, एक ट्राइफेनल फॉस्फीन को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। जैसे रिमूव करते हैं रोडियम पे स्पेस हो जाएगा और ये एक 14 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएगी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जितनी भी 4D 5D सीरीज के मेटल्स हैं, मोस्टली ये जैसे रोडियम आता है, इरिडियम आता है, ये मोस्टली 16 इलेक्ट्रॉन काउंट में ये ज़्यादा स्टेबल रहती है। मैंने आप एक रूल पढ़ते हो, बीएससी फाइनल के साथ भी पढ़ते हो आप, एमएससी में पढ़ा होगा आपने, 18 इलेक्ट्रॉन रूल आप पढ़ते हो, तो वो मोस्टली 3D मेटल्स के लिए वैलिड होता है। मान लीजिए जब आप 4D 5D मेटल्स पढ़ते हो, जैसे रोडियम, इरिडियम, प्लेटिनम वगैरह, तो ये मोस्टली पैलेडियम है, ये सब मोस्टली 16 इलेक्ट्रॉन में ही ज़्यादा स्टेबल रहती है। ठीक है, फर्स्ट थिंग। अब मैं नेक्स्ट बात करना चाहूँगा, यहाँ से पीपीएस3 हमने बाहर किया, हमें ये स्पीसीज मिली जहाँ इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है, हाइड्रोजन ऐड होता है। एक्चुअल में यहाँ जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, हाइड्रोजन आपकी एक्चुअल में आप बोल सकते हो, हाइड्रोजन आपका क्या है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है। कैसा है, एक नॉन पोलर कंपाउंड है हाइड्रोजन, आपको दिख रहा है दोनों एटम सेम है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के अंदर दोनों एटम सेम है, ये एक नॉन पोलर कंपाउंड है। और नॉन पोलर कंपाउंड हमेशा कैसा एडिशन देते हैं, सिस एडिशन देते हैं। कैसा एडिशन देंगे, हमेशा हमेशा सिस एडिशन वो देते हैं। ठीक है, और ये एडिशन क्या कहलाता है, ये एडिशन कहलाता है ऑक्सीडेटिव। देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस, ध्यान रखना। ठीक है, कि ऑक्सीडेटिव एडिशन उस एडिशन को बोलते हैं जब आपकी मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाए, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड थिंग, ऑक्सीडेटिव एडिशन दो टाइप से हो सकता है, पोलर और नॉन पोलर दोनों कंपाउंड्स दे सकते हैं। ठीक है, ये सारे थिंग्स आप ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शंस मैकेनिज्म्स में आप इसे सीखते हैं। तो यहाँ H2 क्या करता है, ऑक्सीडेटिव एडिशन देता है, और H2 कहाँ जुड़ता है, रोडियम से। ठीक है, किस टाइप से जुड़ता है देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जैसे रोडियम है, और मैंने क्या कर दिया, इधर लगा दिया PPS3, ये PPS3 आपका यहाँ आ गया। ठीक है, और Cl यहाँ, और मैंने लगा दिया एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। दोनों हाइड्रोजन आपको सिस दिख रहे हैं, पास पास दिख रहे हैं, सिस पोजिशन पर है। ट्रांस होता, ट्रांस कब होता, जब यहाँ Cl की जगह इसको हाइड्रोजन को यहाँ पे लगाता तब ये ट्रांस बन जाता, लेकिन ट्रांस नहीं, क्योंकि एक नॉन पोलर कंपाउंड हमेशा सिस एडिशन देगा। अगर ये एक पोलर कंपाउंड होता तो हमेशा ट्रांस एडिशन देता है, ध्यान में रखें। ठीक, ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस में। अब ये रोडियम आपको कैसा दिख रहा है, अब इस रोडियम पर आपको दिख रहा है ये +3 ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, एक Cl का माइनस आएगा, ठीक है, हाइड्रोजन माइनस और एक हाइड्रोजन माइनस, टोटल इसके पास रोडियम पर ओवरऑल आप मान सकते हो +3 का चार्ज जनरेट हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, Cl भी 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो ओवरऑल रोडियम पर +3 का चार्ज यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि एक्चुअल में आप क्या कर रहे हो, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से आप कहाँ चले गए, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ चुकी है, तभी ये प्रोसेस कहलाती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेशन तो हो ही गया, साथ में एडिशन भी हो गया। एडिशन कैसे, पहले रोडियम सिर्फ 3 ही लिगेंड से अटैच था, अब देखिए रोडियम पर टोटल 5 लिगेंड है। ठीक है, एक ये हाइड्रोजन का लिगेंड है, एक ये हाइड्रोजन, और 2 PPS3 हो गए, और एक Cl, टोटल 5 लिगेंड है। तो एक्चुअल में आप बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर पहले है 3, अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर है 5। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर कि यहाँ आप एडिशन भी करवा सकते हो एलिमेंट्स का। तो ये प्रोसेस होती है ऑक्सीडेटिव एडिशन। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में डिस्कशन करना चाहूँगा आपसे। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हम क्या करवाते हैं, यहाँ पर आपकी एल्किन्स जो है वो आकर अटैच होती है। ठीक है, अब वो एल्किन कैसे आकर अटैच होती है, एल्किन जनरली कुछ इस टाइप की, मैं एक नॉर्मल सबसे सिंपलेस्ट एल्किन यहाँ पर मैं डिस्कस करना चाहूँगा, एल्किन यहाँ पे। अच्छा, अपन यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन काउंट की चर्चा करें, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होते हैं, अगर हम उसका भी डिस्कशन करें तो वो कैसे होगा, वो हमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर आपको रोडियम पे दिखता है 2 इलेक्ट्रॉन इस ट्राइफेनल फॉस्फेन के, 2 इसके 4, एक क्लोरीन के 5, एक हाइड्रोजन इसका 6, एक इसका 7 नाइट्रोजन, और रोडियम के 9, यानी यहाँ पर एक ये 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको ऑब्जर्व हो रही है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, इसके पास तो अपने रोडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है 16, तो उसको एल्किन पे भी ऐड करना है। तो यहाँ एल्किन पे ऐड करने की प्रोसेस क्या होगी, वो देखो कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, मेटल और आपकी जो एल्कीन है उसके बीच में कुछ इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है। ध्यान से दीजिएगा, एक सेकंड, थोड़ा सा इसे कट करना पड़ेगा, एक सेकंड देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप की यहाँ पर मेटल। देखिए एल्कीन है, एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है ना, एल्कीन के पास क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन है।
तो एक्चुअल में एल्कीन क्या वर्क करती है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर का यहाँ पे वर्क करती है। यहाँ पे मैंने लगा दिया CH2, यहाँ भी CH2, और यहाँ रहोडियम पे आपको जो बाकी के लिगेंड्स हैं वो आप मान सकते हो कि एक ट्राइफेनल फॉस्फेन इधर लगा हुआ है, ठीक है, एक ट्राइफेनल फॉस्फेन इधर है, एक Cl इधर, और दो हाइड्रोजन कुछ इस टाइप से जुड़े हैं। ये आप मान सकते हो एक ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये एल्कीन तो क्या होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, तो ये क्या करते हैं, मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं और कुछ इस टाइप का बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है। लिगेंड से मेटल के बीच में कुछ इस टाइप का बॉन्ड बन जाता है। क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है यहाँ पर, ना कि बॉन्ड है, एक्चुअल बॉन्ड ही नहीं है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। क्योंकि एल्केन के पास पाई इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, मेटल को डोनेट कर देते हैं। तो यहाँ जनरली क्या करता है, रहोडियम तो वैसे 16 इलेक्ट्रॉन में स्पीसीज में स्टेबल रहता है, तो अब यहाँ से वो क्या करेगा, वो यहाँ पर एक्चुअल में क्या करता है, अपने हाइड्रोजन्स का रिप्लेसमेंट करता है। क्या समझ सकते हो, यहाँ से अपने हाइड्रोजन्स का रिप्लेसमेंट करता है। किस तरीके से करेगा, देखिएगा, यहाँ से आपको दिखेगा एक हाइड्रोजन, ये रहोडियम कुछ यहाँ, ये जो बॉन्डिंग इसको आप और किस तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, देखिएगा, इस बॉन्डिंग को मैं कुछ इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। एक्चुअल में क्या है, ये बॉन्डिंग, देखिएगा, मैं कुछ इस बॉन्डिंग को इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। ये डॉटेड डॉटेड बॉन्ड मैंने शो कर दी, ये हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, कुछ इस टाइप की भी बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट है जो आपको ध्यान में, ठीक है। तो ये क्या करता है, रहोडियम के पास क्या है, दो हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, Cl अटैच है, और दो आपके ट्राइफेनल फॉस्फेन ग्रुप मैंने कुछ इस टाइप से इसको डिनोट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है, रहोडियम एक क्लोरीन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवा लेता है, एक कार्बन से बॉन्ड को ब्रेक डाउन करवा लेता है, और जैसे बॉन्ड का ब्रेक डाउन होता है तो रहोडियम क्या होती है, रहोडियम कार्बन पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मैंने बताया था आपको, मेटल कार्बन बॉन्ड में हमेशा कार्बन नेगेटिवली चार्ज, कार्बन पे नेगेटिव, तो रहोडियम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। रहोडियम अपने चार्ज को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, यहाँ से एक H प्लस आपका एक H प्लस का रिमूवमेंट कर देता है, यहाँ से एक H प्लस की फॉर्म में एक H आयन बाहर निकल जाता है, ठीक है, और ये H कहाँ जाता है, इस कार्बन नेगेटिव के पास चला जाता है। तो बनने वाला जो स्पीसीज होगी कुछ ऐसी होगी, रहोडियम होगा, रहोडियम किससे जुड़ेगा, अब सिर्फ एक कार्बन के साथ, सिर्फ इस वाले कार्बन एटम के साथ बॉन्ड रहेगा, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो ही चुका है, तो यहाँ सिर्फ एक कार्बन रहेगा, इस कार्बन के दो हाइड्रोजन रहेंगे, ये साइड में कार्बन है, यहाँ टोटल 3 हाइड्रोजन अब हो चुके हैं, CH3 ग्रुप हो चुका है, और यहाँ आपको दिखेगा एक क्लोरीन और दो आपके ट्राइफेनल फॉस्फेन ग्रुप, कुछ मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिए, यहाँ बचा है एक हाइड्रोजन, कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपके कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिखेगा, नेक्स्ट स्टेप भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप यहाँ पे होती है। अच्छा, यहाँ अगर आप चेक करो तो यहाँ अब भी टोटल इलेक्ट्रॉन जो काउंट आपका बचेगा वो 16 इलेक्ट्रॉन ही बचने वाला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन डोनर, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन हो गए, दो आपके क्या हैं, ट्राइफेनल फॉस्फेन, 4 इलेक्ट्रॉन इनके हो जाएंगे, भाई इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन, दो और दो 4 इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन का 5, एक हाइड्रोजन का 6, खुद रहोडियम कितना, 9 इलेक्ट्रॉन, 9 6 कितने हो गए 15, और इससे अब सिंगल बॉन्ड, अब देखो अब कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है, पहले कैसा था, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, अब कैसा है, कोवलेंट बॉन्ड। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्व होगा कि एक आपके पूरा का पूरा एल्किल ग्रुप, और एल्किल ग्रुप हमेशा नेगेटिवली चार्ज होते हैं, माइनस का चार्ज कैरी करते हैं, या वो एक इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन एक इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में दे दिया, एक इस बॉन्ड में, एक इस बॉन्ड में, तो बचा कितना, एक इलेक्ट्रॉन, ये किसमें दे दिया, इस बॉन्ड में दे दिया, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। तो ओवरऑल अब भी ये स्पीसीज आपकी एक 16 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज ही है, कोई चेंज नहीं हुआ खास, थोड़ा सा बॉन्डिंग फॉर्मेशन चेंज हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ से HCl बाहर हो जाता है, क्या बाहर हो जाता है, HCl बाहर हो जाता है, एक Cl माइनस और एक H, ये पूरा HCl यहाँ से बाहर हो जाता है, और ये प्रोसेस कराती है रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस, जो कि ऑक्सीडेटिव एडिशन की जस्ट रिवर्स होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन, ये आपकी क्या होती है, प्रोसेस होती है। यहाँ से HCl बाहर हो जाता है, और जैसे HCl बाहर होता है, ठीक है, ये एक रिडक्टिव एलिमिनेशन की प्रोसेस हो सकती है, ठीक है यहाँ पर। लेकिन फर्दर यहाँ पर क्या होता है, मेनली जो अपना जो पर्पज है, वो अपन HCl को ऐसे बाहर नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि हमेशा रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या होता है कि रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस में आप हमेशा मोस्ट ऑफ केसेस में आप एक
नॉन पोलर कंपाउंड को बाहर करते हो। किसको बाहर करते हो? नॉन पोलर। मैं ये बताना चाहता हूँ ऑक्सीडेटिव, देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या था, ऑक्सीडेटिव एडिशन में आपकी मेटल का चार्ज बढ़ रहा था, +1 से होगी +3, ठीक है। साथ में इलेक्ट्रॉन काउंट भी बढ़ रहे थे 14 से 16। तो रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होगा, हमेशा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना वो कम होगी। पहली चीज़ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होगी। सेकेंडरी थिंग, आप एक नॉन पोलर कंपाउंड को वहाँ से बाहर करने वाले हो, ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में आप एक ऐसी स्पीसीज को बाहर करोगे जो नॉन पोलर हो। सपोज अगर आपने यहाँ से HCl को बाहर कर दिया तो HCl तो पोलर पोलर स्पीसीज बन चुकी है, H+ और Cl- वाली स्पीसीज बन चुकी है, तो पोलर स्पीसीज को आपने बाहर कर दिया। अगर मैं यहाँ से ये वाला आपको जो ग्रुप दिखा है, एक सेकेंड मैं आपको एक अलग पेन से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे आपको ऑब्जर्व होगा। अगर मैं यहाँ से देखिएगा, अगर मैं यहाँ से इस वाले ग्रुप को और इस हाइड्रोजन को मैं यहाँ से रिप्लेस कर दूँ तो एक्चुअल में यहाँ किस टाइप की स्पीसीज बनती है वो देखिए। यहाँ पर आपको इस टाइप की स्पीसीज दिखेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है CH2, ठीक है। ये CH3 पहले से ही है और एक हाइड्रोजन जो बाहर हुआ है वो यहाँ पर लग जाता है। यानी आप एक्चुअल में देख रहे हो एल्केन को आप बाहर कर रहे हो, ठीक है। एक एथेन को आप यहाँ से बाहर कर रहे हो, और एथेन आपकी कैसी होती है? नॉन पोलर होती है। हाइड्रोकार्बन है, ओवरऑल नॉन पोलर है, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर मेजरली कौन बाहर होगा? मेजरली यहाँ पर HCl बाहर नहीं हो पाता है, यहाँ पर बाहर होगा आपका एथेन, क्योंकि एथेन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। तो हमेशा रिडक्टिव एलिमिनेशन में बाहर कौन होगा? एक नॉन पोलर कंपाउंड। करने को हम HCl भी बाहर कर सकते थे, लेकिन वो एक पोलर में कन्वर्ट हो जाता है, वो तो एक पोलर कंपाउंड बन जाता है, ठीक। तो यहाँ से आपको क्या ध्यान रखना है कि यहाँ से आप एक एथेन को बाहर करते हो, और जैसे आप एक एथेन को बाहर करते हो यहाँ पर आपका कंपाउंड बनता है RHClH पहले से था। रोडियम के कितने आपके वो बन चुके हैं? रोडियम के सिर्फ आप सॉरी रोडियम से सिर्फ आपके अभी भी सिर्फ 2 ही ट्राइफेनल फॉस्फेट रिमेनिंग है। एक PPS3 यहाँ आ जाएगा और एक PPS3 आप यहाँ बना सकते हो। आपका ये कॉम्प्लेक्स रिमेनिंग रहता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और साथ में आपको साथ में बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में आपका मेनली जो प्रोडक्ट बनता है वो आपका एल्केन बन जाता है। तो इस तरीके से आप एक एल्कीन को एक एल्केन में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। जहाँ आप रिडक्टिव एलिमिनेशन, जहाँ आप ऑक्सीडेटिव एडिशंस, ये काफ़ी प्रोसेसेस आप यहाँ पे सीखते हो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि किस टाइप से हमने ये पहला अपना हाइड्रोजनेशन प्रोसेस देखा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने एल्किन ली है, यहाँ पर एक सिस एल्किन आपको ऑब्जर्व होती है। सिस कहूँ, ये आप जेड एल्किन आप कह सकते हो। ये आप किसी रिएक्शन करिए विल्किंसन कैटलिस्ट, लेकिन इस बार आप क्या करवा रहे हो? हाइड्रोजनेशन नहीं करवा रहे हो, आप ड्यूटेरिएशन करवा रहे हो। देखो D2 है, नोट H2 है, ये क्या है? D2, यानी जहाँ हाइड्रोजन आप ऐड करते थे हाइड्रोजनेशन में, ड्यूटेरिएशन में भी आप ड्यूटेरियम को ऐड कर दो, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, जब भी आप सिस एल्कीन में ऐसा कुछ भी रिएक्शन करवा रहे हो तो हमेशा आपको कैसा प्रोडक्ट मिलता है? मीजो प्रोडक्ट मिलता है कुछ इस तरह से। मीजो मतलब आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में जानते हो, मीजो क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर तो प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन उसमें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी या उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल कैसा बन जाता है? अकायरल बन जाता है, ठीक है। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है? कायरल सेंटर होके भी वो अकायरल होता है, ऐसे मॉलिक्यूल मीजो मॉलिक्यूल कहलाते हैं, ठीक है। जिनका कोई आप बोल सकते हो मिरर इमेज वगैरह आप, ठीक है। वो है, पर आप एननशिमर साथ में बना सकते हैं, मैन चीज़ है आपकी। तो ये आपका मीजो आपको दिख रहा है, जहाँ आपको क्या दिख रहा है? सेंटर ऑफ मास से आप कैलकुलेट ध्यान दे सकते हो, सिमेट्री यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको। और ऐसे टाइप का एक प्लेन भी यहाँ से आप कट पास कर सकते हो, तो आपको दिखेगा मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। तो सिमेट्री एलिमेंट जहाँ भी प्रेजेंट होंगे, और कायरल सेंटर, ये दोनों हैं कायरल सेंटर, ये कार्बन भी कायरल सेंटर है और ये कार्बन भी कायरल सेंटर आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी क्या है? मॉलिक्यूल अकायरल है बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री, नॉट अ सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। तो जब भी आप सिस एल्किन लेते हो, जेड एल्किन लेते हो, विल्किंसन कैटलिस्ट में आपको मीजो प्रोडक्ट मिलता है। और ध्यान रहे जब भी आप कैसे एल्किन लेते हो, ट्रांस एल्किन का यूज़ करते हो, ट्रांस या ई वाली एल्किन का, तो वो हमेशा आपको कैसा प्रोडक्ट देती है? वो हमेशा आपको एनेंशियोमर देती है। क्या देती है? एनेंशियोमर्स देती है, यानी डी और एल का फॉर्मेशन करती है, दो प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। कौन? विल्किंसन कैटलिस्ट किसके साथ? ट्रांस एल्किन। नेक्स्ट सेक्शन में आपको बताना चाहूँगा, नेक्स्ट एग्जांपल आपका है। यहाँ एग्जांपल में आपको 2 डबल बॉन्ड दिखेंगे, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ है, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोनों डबल बॉन्ड क्या है? कॉन्जुगेशन में है। तो इम्पोर्टेंट अपने लिए एग्जांपल क्यों है? क्योंकि जब भी आप क्या पढ़ने वाले हो? कॉन्जुगेशन। जब भी एल्कीन्स कॉन्जुगेशन में होंगी
और आप विल्किंसन कैटलिस्ट का क्या करवाओगे, यूज़ करवाओगे हाइड्रोजनेशन के लिए, तो हमेशा आपको क्या दिखेगा, कॉन्जुगेशन का आप वहाँ पर पॉसिबल करवा सकते हो। ठीक है, कैसे, डबल बॉन्ड्स क्या करवा दोगे, शिफ्टिंग। ठीक है, ये डबल बॉन्ड यहाँ से बैठ जाएगा, यहाँ से बैठ जाएगा, कहाँ लग जाएगा, इनके एकदम मिडल में यहाँ पे लगने वाला है, इन वाले कार्बन की आपको दिख रहा है। ठीक, तो ये आप इस तरीके का कॉन्जुगेशन यहाँ पे पॉसिबल करवा सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँगा, अगर आपको कंपाउंड में एल्केन भी दिखे और एल्काइन भी दिखे, कहीं एल्केन भी दिखे, अब आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा पार्ट एक कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ध्यान में रखना है, जब भी आपके कंपाउंड में एल्काइन प्रेजेंट हो और एल्कीन भी हो, तो हमेशा हमेशा आप हाइड्रोजनेशन किसका करवाओगे, हमेशा आप एल्काइन का हाइड्रोजनेशन पहले करवाओगे। आपको ध्यान रखना है, ये कुछ बातें हैं विल्किंसन कैटलिस्ट की हाइड्रोजनेशन के रेस्पेक्ट में, कुछ स्पेसिफिक बातें हैं। तो ठीक है, तो सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपसे डिस्कशन की। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन देता है डी कार्बोनिलेशन। डी कार्ब, देखिए जैसा इसका नाम है डी कार्ब, डी का मतलब हटा देगा किसको, कार्बोनिल को, कार्बोनिल ग्रुप्स को हटा देगा, इस ग्रुप को ये हटा देगा। ध्यान रखना, कब विल्किंसन कैटलिस्ट जब रिएक्शन करेगा तब। ठीक है, और उसमें मेनली ध्यान रखना ये जो एल्डिहाइड ग्रुप्स हैं उनको हटा देता है। कैसे, पहला रिएक्शन आपको दिख रहा है, आपने एल्डिहाइड लिया और उसकी आपने रिएक्शन करवाया विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ। विल्किंसन कैटलिस्ट एक्चुअल में कर क्या रहा है, आपको दिख रहा है, इस वाले बॉन्ड को तो क्या कर रहा है, यहाँ से हटा रहा है, यहाँ से रिमूव कर रहा है, और बॉन्ड किस किस के बीच में बन रहा है, इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन और इधर जुड़े इस एल्किल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बन रहा है, यानी आपको एक एल्केन ऑब्जर्व हो रही है। सेकंड वाले एग्जांपल में भी आप चेक इट करोगे, यहाँ CHO ग्रुप है, ये CHO ग्रुप क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा, मेनली CO ग्रुप यहाँ से बाहर होगा, CHO नहीं बोलूँगा मैं, CO बोलूँगा, कार्बोनिल ग्रुप यहाँ से बाहर होता है, और यहाँ जो ये जो आपको हाइड्रोजन दिख रहा है किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। अब बात आती है मैकेनिज्म किस टाइप से रही होगी, किस टाइप से डीकार्बोनेशन की मैकेनिज्म यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका हम डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले इस रिएक्शन में जो प्रोसेस हमने पीछे पढ़ी है वही प्रोसेस हम मेनली यहाँ पर यूज़ करें। ठीक है, सबसे पहले आपका जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, सॉरी जो विल्किंसन कैटलिस्ट है, यहाँ पर फिर से वही आपने रिएक्शन यूज़ कर लिया, ये क्या आपका ट्राइफेनल है, 3 फाइनल ग्रुप्स यहाँ पे जुड़े हैं। ठीक, 3 फाइनल ग्रुप्स यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस तरीके से। ठीक, यहाँ से वही एक PP3 पहले बाहर होगा स्पेस करने के लिए, तो रहोडियम के ऊपर हो जाएगा कुछ स्पेस। ठीक है, रहोडियम के ऊपर क्या हो जाएगा, कुछ स्पेस, और यहाँ बचेंगे 3 ट्राइफेनल फॉस्फीन, HCl, और यहाँ जाएगी वैकेंट साइट। इस वैकेंट साइट पे आप कौन अटैक करेगा, एल्डिहाइड। ठीक है, कौन अटैक करेगा, एल्डिहाइड। आपको दिख रहा है, अभी भी मैंने आपसे डिस्कशन किया था कि आप एक ऑक्सीडेटिव एडिशन करवा सकते हो, और इस बार आपको जो ये आपका रिएक्टेंट है ये कैसा है, ये आपका एक पोलर, कैसा है, पोलर आपको रिएक्टेंट दिख रहा है जो कि आपका ट्रांस एडिशन देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी ऑक्सीडेटिव एडिशन। क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेटिव एडिशन। यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और आपका कार्बन पे जो आपको कार्बन पे जो आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, और ये आपका हाइड्रोजन का जो पॉजिटिव चार्ज है, ये यहाँ पर जुड़ जाएंगे दोनों के दोनों। ठीक है, इस रहोडियम के ऊपर, क्योंकि आपने एक 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज को बाहर किया, आपने किसको बाहर किया, ट्राइफेनिल फॉस्फीन को, जो 2 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज उसको बाहर किया है, तो रहोडियम पर आने वाली स्पीसीज के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए एटलीस्ट। तो एक तो ग्रुप आपका बन जाएगा यहाँ से एक ग्रुप आपका बन जाएगा RCO ग्रुप, और एक आपका बन जाएगा H। ठीक है, तो जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा कुछ इस तरीके का होगा, देखिएगा, यह ट्राइफेनिल फॉस्फीन है, रहोडियम है, यहाँ ट्राइफेनिल फॉस्फीन, ये क्लोरीन, यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक COR ग्रुप मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, एक आपका COR ग्रुप हो जाएगा, और एक यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, यहाँ से आपका डीकार्बोनेशन, या आप उसको बोल सकते हो माइग्रेटरी इंसर्शन, एक नई स्टेप आप सीखने जा रहे हो। क्या सीखने जा रहे हो, माइग्रेटरी इंसर्शन, माइग्रेटरी इंसर्शन जिसको आप बोलते हो। माइग्रेटरी इंसर्शन में क्या होता है, 2-3 टाइप का होता है वैसे, 1-2 भी होता है, 1-1 भी होता है, 1-2 1-3 माइग्रेटरी इंसर्शन, यानी जो आपका एक मोर रिएक्टिव ग्रुप होता है उसको आप डायरेक्ट जोड़ सकते हो रहोडियम से। ठीक है, मोर रिएक्टिव का मीन्स मेरा क्या है, यहाँ पर आप मेनली क्या कर सकते हो, देखिए ये जो COR ग्रुप उसको कुछ इस तरीके से मैं बना सकता हूँ, देखिए C डबल बॉन्ड हो और ये कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड डायरेक्ट, कुछ इस तरीके का मैंने बॉन्ड बना दिया यहाँ पर। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस कार्बन और उस एल्किल बॉन्ड को भी मैं ब्रेक करवा देता हूँ। ठीक है,
जैसे ब्रेक करवाए आर पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, और वो आर नेगेटिव डायरेक्ट किसे जुड़ जाएगी, इस रहोडियम से जाके जुड़ जाएगी। कुछ इस तरीके का आपका कॉम्प्लेक्स बनता है। रहोडियम पे Cl, ये आर ग्रुप, ये सर CO कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा, एज इट इज ये हाइड्रोजन, यहाँ ट्राइफेनल फॉस्फेन के दोनों ग्रुप्स जो आपको ऑब्जर्व होते हैं। ठीक है, ये यहाँ तक रहा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या, नेक्स्ट स्टेप में हम करवा देते हैं रिडक्टिव एलिमिनेशन। नेक्स्ट स्टेप अपनी कैसी होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन की। नेक्स्ट स्टेप कौन सी होगी, रिडक्टिव एलिमिनेशन की। और जहाँ हम फिर से क्या करेंगे, एक ऐसे कंपाउंड को बाहर करेंगे जो मोस्टली नॉन पोलर हो। अब आपको दिखने में तो क्या होगा, दिखने को माइंड में कर रहा होगा, Cl को हटा दें और एक HCl को हटा दें, लेकिन HCl हटते तो एक पोलर कंपाउंड हट रहा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इस एल्किल ग्रुप को और इस हाइड्रोजन को ही रिप्लेस करने वाले हैं यहाँ से। तो यहाँ से आपका कौन बाहर हो जाएगा, R और H बाहर हो जाएगा, और जो रिमेनिंग कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरीके का होगा, Cl, CO और 2 ट्राइफेनल फॉस्फेन ग्रुप्स यहाँ पर अटैच हो जाता है या हो जाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से आपका वापस से जो आपको पहले स्टेप में जो ट्राइफेनल फॉस्फेन बाहर हुआ था, ये वापस से अटैक करता है। ठीक है, और यहाँ से किसको रिमूव होना पड़ेगा, CO को रिमूव होना पड़ेगा। एक कार्बोनिल लिगेंड है। अब कार्बोनिल लिगेंड देखिएगा, कार्बोनिल लिगेंड एक 2 इलेक्ट्रॉन डोनर, कार्बोनिल इलेक्ट्रॉन भी 2 इलेक्ट्रॉन डोनर ही होता है। तो यहाँ से एक कार्बोनिल लिगेंड तो बाहर हो जाएगा, क्या लिखूंगा, माइनस का CO, और एक PPS3 को मैं क्या करूँगा इसकी जगह ऐड, और वापस से मुझे विल्किंसन कैटलिस्ट ही ऑब्जर्व हो जाएगा, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, जैसा रिएक्शन में डालोगे वैसे आपको फाइनली ऑब्टेंड हो जाएगा। इसके अंदर कोई चेंज नहीं होने वाला है। यानी ओवरऑल आप बोल सकते हो यहाँ से आपने क्या किया है, CO को भी ऑब्टेंड कर लिया, कार्बोनिल को, और आपका विल्किंसन कैटलिस्ट आपको एज इट इज मिल गया। ठीक है, तो यानी मेनली आप क्या कर रहे हो, आप R और H का बॉन्ड बना रहे हो, CO को बाहर कर रहे हो। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो ये रही इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म जो मैंने आपसे डिस्कशन की। ऊपर भी जो हमने मैकेनिज्म डिस्कशन की है, यहाँ भी आप क्या कर सकते थे, देखिएगा एक सेकंड, ये जो आपने पढ़ा है यहाँ पर, ये वाला जो कैटलिस्ट है, इस पर देखिए अभी भी एक वैकेंट साइट पड़ी है। क्यों, क्योंकि रहोडियम अभी भी क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन ही है। आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक क्लोरीन का 4 ट्राइफेनल फॉस्फेन्स के इलेक्ट्रॉन 4, और एक क्लोरीन का 5, रहोडियम पर कितने, 9 और 5 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन ही अभी तक है। यानी अभी भी इसके पास एक स्पीसीज और आके अटैच हो सकती है। ठीक है, और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर भी 3 है अभी तक रहोडियम की। तो यहाँ पर जो पहली स्टेप में जो आपने ट्राइफेनल फॉस्फेन जो आपने बाहर किया था, यहाँ पर देखिएगा, ये वाला आप ट्राइफेनल फॉस्फेन वापस से आप क्या करवा सकते हो, यहाँ पे अटैच करवा सकते हो इस वाली पोजीशन पर, और वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, विल्किंसन कैटलिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चाहे तो आप ये स्टेप करवा सकते थे। ठीक है, तो आई थिंक आपको डीकार्बोनिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी टाइप से हम पढ़ते हैं डीसल्फोनेशन। डीसल्फोनेशन यानी आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, SO2 ग्रुप को बाहर करने वाले हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये एक एरिल सल्फोनिल क्लोराइड है, ये एरिल सल्फोनिल ब्रोमाइड है। विल्किंसन कैटलिस्ट से रिएक्शन होगी, आपका SO2 ग्रुप एज इट इज बाहर, और डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा एरिल और क्लोरीन के बीच में, या फिर आप फेनिल और इस ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और आपको एरिल क्लोराइड और एरिल ब्रोमाइड प्राप्त हो जाएगा। या फिर आप बोल सकते हो आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो मेनली आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपका जो विल्किंसन कैटलिस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा एफिनेट होता है, किसकी तरफ, CO कार्बोनिल ग्रुप की तरफ और SO2 ग्रुप की तरफ। क्योंकि तभी देखिएगा, तभी अभी अपने मैकेनिज्म देखिए, यहाँ पर देखिएगा, फाइनली मेनली आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा था। ठीक है, इसमें आपको दिख रहा था कि आपने जो CO को, जो एल्डिहाइड आपने यूज़ किया है, उसका CO में एक्चुअल में CO जो ग्रुप है, कार्बन ग्रुप है, वो इस रहोडियम से आके जुड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब फाइनली आपको रहोडियम से अटैच हुआ मिलेगा वो CO ग्रुप। इसी तरह से आप क्या बोल सकते हो कि इस सल्फोनेशन में भी जो ये SO2 ग्रुप है, ये भी इस रहोडियम मेटल से आके जुड़ा हुआ मिलेगा आपको जब आप इसकी मैकेनिज्म पढ़ते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि आपका जो रहोडियम मेटल है वो कार्बोनिल और SO2 या सल्फोनिल ग्रुप के साथ काफ़ी ज़्यादा एफिनेट है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वो बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव है, या आप समझ सकते हो, तभी वो यहाँ से SO2 और CO ग्रुप्स को बाहर कर सकता है। अब मैं फोर्थ आपको पढ़ा रहा हूँ आइसोमराइजेशन मतलब मेनली जो आपका एल्किल अल्कोहल होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड और कीटोन्स में। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी भी एलाइलिक अल्कोहल आपको दिख रही हैं, एलिल अल्कोहल या एलाइलिक अल्कोहल एक ही बात है, यानी आपको किसी कार्बन पे डबल आपको OH दिखेगा, और उससे अटैच, उस कार्बन से अटैच कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड। ठीक है, जो एलाइलिक पोजीशन होती है उस पर।
तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल जहाँ आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये दिख रहा है आपको OH ग्रुप, यानी एक एलाइलिक अल्कोहल आपको दिख रहा है, ठीक है। इस एलाइलिक अल्कोहल की जब हम रिएक्शन करवाते हैं विल्किंसन कैटलिस्ट की, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है एल्डिहाइड और कीटोन्स में, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है। मतलब यहाँ से मेनली दो चीज़ें यहाँ पर होती हैं। पहली चीज़ तो थिंक यहाँ पे होती है, जो आपका डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाता है विल्किंसन कैटलिस्ट रिएक्शन करवा रहे, तो ऑब्वियस बात है ये किस में कन्वर्ट होने वाला है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने वाला है। पहले थिंग तो आपके माइंड में ही आएगी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। सेकंड थिंग आपके माइंड में आनी चाहिए कि जो आपका अल्कोहल है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO ग्रुप में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, या आपका जो कीटोनिक ग्रुप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यह बात आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, मेनली आप बॉन्ड ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो चुका है, एल्डिहाइड में। अब ये फर्दर भी तो रिएक्शन कर सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ, क्यों, क्योंकि अभी भी हमने पढ़ा है कि विल्किंसन कैटलिस्ट में टेंडेंसी है कि वो क्या करवा सके, डीकार्बोनिलेशन, एल्डिहाइड ग्रुप को भी वो हटा सकता है, अभी भी हम तुरंत पढ़ के हैं। इसका मतलब ये फिर से विल्किंसन कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा और इस एल्डिहाइड ग्रुप को भी बाहर कर सकता है, और आपको फाइनली एक क्या मिल सकती है, एल्केन ऑब्जर्व होगी। क्या ऑब्जर्व होगी, एक एल्केन आपको ऑब्जर्व होती है, यानी लिया आपने एलाइलिक अल्कोहल और वो बदल रहा है किसमें, वो बदल किस में रहा है, एल्केन में, या फिर तो वो फर्दर भी रिएक्ट कर सकता है। तो मेनली आइसोमराइजेशन हो रहा है। आइसोमराइजेशन का मतलब आप क्या कर रहे हो, एक अल्कोहल आइसोमर को कन्वर्ट कर रहे हो एक एल्डिहाइड आइसोमर। मेन रिएक्शन तो यही है, मेन रिएक्शन तो क्या है, मेन रिएक्शन तो यहाँ तक ही है बस। ये तो मैं ही फर्दर आपको रिएक्शन आगे बता रहा हूँ कि आपका एल्डिहाइड भी आगे रिएक्शन कर सकता है विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ, ठीक। तो ये बातें आपको कुछ ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखोगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया कुछ ये एग्जाम्पल, ठीक है। ये एग्जाम्पल रिएक्शन करता है विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ। यहाँ आपको फिर से ऑब्जर्वेशन दिखेगा कि आपकी एलाइलिक अल्कोहल भी है और आपकी एल्कीन भी है, दोनों चीज़ें। तो दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट होते हैं, मेनली आप क्या कर सकते हो, दोनों एल्कीन्स को यहाँ पे रिएक्शन करवा सकते हो। आपको फोकस में, आपको साफ साफ माइंड में आपको आइडिया आ रहा होगा, दोनों को रिएक्शन करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ मेनली कौन रिएक्शन करेगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ आपको दिखेगा कि ये एल्कीन, चाहे ये वाली एल्कीन, अकेले एल्कीन के बाद दोनों के दोनों सेम सब्स्टिट्यूटेड हैं, सेम की सेम सब्स्टिट्यूटेड है, पहले थिंग तो ये, ठीक है। तो इसका मतलब अब किसको सब्स्टिट्यूट करना है, अब किसको, दोनों के दोनों सेम सब्स्टिट्यूटेड हैं, दोनों में दोनों कार्बन तीन तीन सब्स्टिट्यूएंट्स को अपने साथ अटैच किए हुए और एक एक हाइड्रोजन लिए हुए हैं। आप खुद चेक कर सकते हो, यहाँ पे क्या है आपको दिखेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है, और इसमें भी एक हाइड्रोजन यहाँ है, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों के दोनों क्या हैं, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड हैं। और तो फिर इनमें से किसका पहले आपका विल्किंसन कैटलिस्ट रिएक्ट करने वाला है, तो आपको ध्यान में रखना है ये एलाइलिक अल्कोहल क्या है, क्योंकि इस एल्कीन से आपका एक OH ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, इस एल्कीन के किसी कार्बन से OH ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव इसको बना देता है, ठीक है। माइनस ए इफेक्ट की वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। और विल्किंसन कैटलिस्ट क्या करता है, सबसे पहले इस एल्कीन का, इसी एल्कीन का क्या करता है, इस वाली एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करता है और इस OH को किसमें कन्वर्ट करता है, CHO में कन्वर्ट करता है। ध्यान इस पूरे CH2OH बॉन्ड को किसमें कन्वर्ट कर देता है, CHO बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ से आपको ये कंपाउंड ऑब्जर्व होता है। ये फर्दर किससे रिएक्ट करता है, फर्दर रिएक्शन करता है विल्किंसन कैटलिस्ट से, कर सकता है, मे भी किससे रिएक्शन कर सकता है, विल्किंसन कैटलिस्ट से ये अब भी रिएक्शन कर सकता है। यहाँ पर अब आपको क्या दिखेगा, एक आपको एल्कीन दिख रही है और एक आपको कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है। फिर से वही बात आई, किसको पहले करेगा, किसको करेगा मेनली, तो मेनली आपको क्या ध्यान में रखना है, मेनली आपको ध्यान रखना है कि ये पहले डीकार्बोनिलेशन पहले करेगा, ना कि डीहाइड्रोजनेशन, तो सॉरी हाइड्रोजनेशन बाद में करेगा, पहले डीकार्बोनिलेशन करेगा। फिर से यानी अपनी इंपॉर्टेंट बात किसको दी, अपनी इंपॉर्टेंस किसको दी है, डीकार्बोनिलेशन को। इसमें अपने किसको इंपॉर्टेंस दी, एलाइलिक अल्कोहल के की विल्किंसन कैटलिस्ट के साथ रिएक्शन को। तो यहाँ जैसे ही यहाँ से क्या होगा, विल्किंसन कैटलिस्ट रिएक्शन करेगा तो CHO ग्रुप हट जाएगा मेनली, ठीक है। और ये कार्बन आपका और ये हाइड्रोजन दोनों आपस में डायरेक्ट बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि ये कंपाउंड कुछ इस तरीके का रहा होगा। और फिर से यहाँ पे बना रहा हूँ, कुछ इस तरीके का क्या है रहा होगा, डबल बॉन्ड है और ये हाइड्रोजन। तो आपका क्या होगा, CO तो यहाँ से बाहर हो जाएगा, ये कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, CH के साथ, और ये आपका कंपाउंड ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ से आपको क्या दिखेगा कि आपको प्रोडक्ट फॉर्म में आपका कंपाउंड बनेगा, यहाँ से एक क्वेश्चन बाहर होगी। ये सब हमने मैकेनिज्म में सीख लिया,
अब ये आपकी एल्किन जो आपको दिख रही है, फर्दर ये भी विल्किंसन कैटलिस्ट से रिएक्शन दोबारा और कर सकती है, फर्दर और रिएक्शन। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है कि विल्किंसन कैटलिस्ट में टेंडेंसी है कि वो एल्कीन्स का क्या कर सके, एल्कीन्स का हाइड्रोजनेशन कर सके, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्केन में। यानी डबल बॉन्ड हटेगा और वहाँ पे जुड़ जाएंगे हाइड्रोजन, और कुछ इस टाइप का आपका एक एल्केन आपको ऑब्जर्व होगा। ये बात आपको रखनी चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अब एक लास्ट रिएक्शन पढ़ते हैं, कपलिंग रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन मेनली क्या है कि आप किसी भी मेटल से जुड़े हुए एल्किल ग्रुप की आप रिएक्शन करवाते हो, किसी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की किसी आप एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हो, और वहाँ प्रेजेंट होता है विल्किंसन एज ए कैटलिस्ट, ठीक। तो वहाँ पर आपके एल्केन का फॉर्मेशन होता है। अब वो कैसे होता है, यानी कपल कर जाते हैं। आपका जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है उसका जो एल्किल ग्रुप है और जो एल्किल हैलाइड का जो एल्किल ग्रुप है, दोनों आपस में कपल कर जाते हैं। कैसे कपल करते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, वो देखेगा। तो इसकी मैकेनिज्म में सबसे पहले पढ़ना चाहते हैं कि विल्किंसन कैटलिस्ट आपने लिया, सबसे पहले ये रिएक्शन करता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या मैं कहूँ एक आपने क्या लिया है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपने लिया है, ये सबसे पहले रिएक्शन करेगा। तो यहाँ से आपको क्या ऑब्जर्वेशन होता है कि आपका सबसे पहले यहाँ पे रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर सबसे पहले पॉसिबल हो। ये मैंने लिख के रखा है NSR, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसका मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल बाहर होगा। न्यूक्लियोफाइल कौन है यहाँ पर, इस अपना जो विल्किंसन, ये तो आपका क्या है, विल्किंसन कैटलिस्ट है। यहाँ पर कौन है, क्लोरीन है। क्लोरीन यहाँ से बाहर होगा। जैसे क्लोरीन यहाँ से बाहर होगा, ठीक है, Cl- की फॉर्म में यहाँ से बाहर होगा, रोडियम पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस रोडियम पॉजिटिव पर आकर कौन अटैच होगा, कौन अटैच होगा, आपका जो भी आपने ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड लिया है, ठीक है, उसमें आपको एल्किल पार्ट नेगेटिव दिखेगा और मेटल पार्ट पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव आकर यहाँ जुड़ जाएगा। तो यहाँ आपका प्रोडक्ट बनने वाला है कुछ इसके जैसा। ये आपकी तीन ट्राइफेनल फॉस्फेन होंगे यहाँ पर क्या होंगे, तीन ट्राइफेनल फॉस्फेन्स कुछ इस तरीके से, और यहाँ आपका क्या जुड़ जाएगा, आर ग्रुप का। नेक्स्ट स्टेप में बात करना चाहूँगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये रिएक्शन करने वाला है नेक्स्ट आपका जो आपने लिया एल्किल हैलाइड, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन। ये मैंने लिया R-X ग्रुप मैंने ले लिया। अभी अभी हमने पढ़ के आए हैं कि ये आपका यहाँ पर देखिएगा, आपका जो रोडियम है, ये आपका फिलहाल कितनी स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, एक सिस्टर इलेक्ट्रॉन स्पीसीज आपको दिख रहा है कि तीन तो क्या है, ट्राइफेनल फॉस्फेन्स अटैच है और एक आपका एल्किल ग्रुप से अटैच। ओवरऑल 7 इलेक्ट्रॉन इनके हो गए, और रोडियम के 9 और 7 16 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अब ये किस टाइप से रिएक्शन कर सकता है वो हमें देखना है। तो ये आपका किससे रिएक्शन करता है, RX के साथ। RX कैसा ग्रुप है, आपका पोलर ग्रुप है। पोलर ग्रुप कैसा देंगे, आपका एडिशन कैसा देंगे, ट्रांस एडिशन देंगे। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पर क्या होने वाला, आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन होने वाला है। ये ऑक्सीडेटिव एडिशन देंगे और कुछ इस टाइप का कंपाउंड आपका बन जाएगा। ये मैंने जोड़ दिया यहाँ पे R, और ये X, सॉरी R-X। क्या बोला है मैंने, R-X में बॉन्ड डिसोसिएशन कैसा होगा, R- प्लस बनेगा और प्लस X माइनस बनने वाला है, ठीक है। यानी आपका R और X माइनस, R प्लस और X माइनस दोनों के दोनों, सॉरी आपका R- प्लस और X माइनस दोनों के दोनों ट्रांस जोड़ने वाले हैं। तो मैंने जोड़ दिया इन दोनों को ट्रांस, ठीक है। बाकी बचे कुछ लिगेंडों को मैं कुछ इस तरीके से सिचुएटेड कर दूंगा। यहाँ बना दिया मैंने ट्राइफेनिल फॉस्फीन, यहाँ मैंने पहले से आपका कैसा ग्रुप, R ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे R ग्रुप जोड़ दिया, 2 ट्राइफेनिल फॉस्फीन कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कुछ इस टाइप का फॉर्मेशन कंपाउंड का हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा क्या होगा, ध्यान रखिएगा किस टाइप की प्रोसेस है, ऑक्सीडेटिव एडिशन प्रोसेस हुई। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करवा देते हैं, यहाँ से रिडक्टिव एलिमिनेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, रिडक्टिव एलिमिनेशन। क्यों, क्योंकि अब ये एक 18 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन चुकी है, और आपको पता है 18 में ये स्टेबल रहेगी नहीं, ये वापस में कन्वर्ट होना चाहिए 16 में। 16 में किस टाइप से कन्वर्ट होगी, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकती है रिडक्टिव एलिमिनेशन के थ्रू। क्योंकि ऑक्सीडेटिव एडिशन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, रिडक्टिव एलिमिनेशन में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेनिंग होती है मेनली, ठीक है। तो इस रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस में क्या होने वाला है, फिर से आपका अभी भी हम पढ़ के आए रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आप एक नॉन पोलर कंपाउंड को यहाँ से बाहर करेंगे मेजरली, जो ऑलमोस्ट नॉन पोलर है। नॉन पोलर तो यहाँ तो आपको दो ही कंडीशन दिख सकती है, इस R- को और इस R को अगर हटा दिया जाए, वो नॉन पोलर भी हो, साथ में ध्यान रखना एक दूसरे के सिस भी है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताने भूल गया था। दोनों कैसे हो, सिस भी हों, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप दिख रहा है R- और इस R दोनों के दोनों क्या है, एक में एल्किल ग्रुप से है, हाइड्रोकार्बन पार्ट है,
तो दोनों के दोनों अगर आपस में बॉन्ड बना लें तो उसको कंपाउंड एक्चुअल में कैसा होगा, नॉन पोलर कंपाउंड होगा। अभी भी हमने डिस्कस किया जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो सारे नॉन पोलर ही होते हैं। तो यहाँ से मैंने बाहर कर दिया आर डैश और आर को मैंने यहाँ से बाहर कर दिया। रिमेनिंग कंपाउंड को आप लिख सकते हो, ऊपर मैंने रिएक्शन लिख रखी है। तो यहाँ से आर डैश डैश आर आपका कंपाउंड ऐसे बाहर हो जाता है। क्यों? क्योंकि रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस है जो कि नॉन पोलर कंपाउंड्स को बाहर करती है। यहाँ से आप ऐसा नहीं है कि आर आर एक्स को बाहर कर दिए, आर को और इस एक्स को बाहर कर दें, क्योंकि आर एक्स को बाहर करने का मतलब तो फिर से आप एक पोलर कंपाउंड को बाहर कर रहे हो, तो ये पॉसिबल तो होगा नहीं। बाहर कौन जाएगा? क्योंकि आप ये भी बोल सकते हो कि आर और एक्स भी तो सिस हैं, दोनों पास पास हैं, ये भी तो सिस हैं, ट्रांस थोड़ी ना सिस हैं, बाहर हो जाना चाहिए। पर लेकिन बाहर नहीं हो पाएंगे। क्यों? बाहर होते ही क्या होता है, आपको पोलर कंपाउंड यहाँ से ऑब्जर्व होगा, जबकि रिडक्टिव एलिमिनेशन प्रोसेस में पोलर कंपाउंड बाहर नहीं होता। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ से इस टाइप से आपका कपलिंग रिएक्शन होती है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काफ़ी चीज़ें आज आपको सीखने को मिली हैं। बाकी इन प्रोसेस के बारे में टेंशन मत लीजिएगा। आप जैसे आप नेट के लिए तैयारी करोगे तब आप इन सारे प्रोसेस को सीख जाओगे, ऑक्सीडेटिव एडिशन, माइग्रेटिव इंसर्शन और बहुत सारे इनके एग्जाम्पल्स भी, जैसे आपका रिडक्टिव एलिमिनेशन है, सब कुछ आप वहाँ पर आसानी से सीख सकते हो। फिलहाल के लिए मैंने जितना आपके लिए रेलेवेंट था मैंने आपको नॉलेज दे दिया। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको इशू नहीं होगा। फिर भी इन पाँचों रिएक्शंस में, केमिकल रिएक्शंस में और इनकी प्रिपरेशन मेथड में कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही।